अपने वे होते हैं जिनसे अपनापन मिले, फिर वे भले ही हमारे घर के हों, हमारे खुद अपने हों, अपनी जाति के हों या अपने धर्म के हों या ना हों। जिसमें अपनापन ना मिले, भले ही वह हमारे साथ रात दिन क्यों ना रहता हो, उसे कोई बच्चा भी अपना नहीं मान सकता, क्योंकि बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल ही नहीं करता। बाल मन किसी स्वार्थ या हिसाब से नहीं चलता। निश्चल वृद्ध मन की भी यही स्थिति होती है। राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला के इस अंश के पात्र भी अपनेपन की तलाश में भटकते हुए नजर आते हैं। कथानायक टोपी के अपनेपन की पहली खोज पूरी होती है इफ्फन की दादी माँ, अपने घर की नौकरानी सीता में और अपने ग्रामांचल की भोली वाली में। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम टोपी शुक्ला पाठ के लेखक राही मासूम रजा जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं और इसके बाद पाठ में प्रवेश करते हैं। राही मासूम रजा जी का जन्म 1 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 15 मार्च 1992 को मुंबई में हुई। इनकी मुख्य कृतियां हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जोन मिली, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, मैं एक फेरी वाला, गरीब शहर। इन्हें सम्मानित किया गया है पद्मश्री और पद्म भूषण। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। टोपी शुक्ला पाठ के पात्रों को जान लें जिन्होंने इस कहानी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सबसे पहले है इफ्फन, जिनका पूरा नाम है सैयद जरदाम मुर्तजा। यह टोपी का पहला दोस्त है। दोनों के धर्म अलग हैं, दोनों की परंपराएं अलग हैं, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, इफ्फन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। फिर है इफ्फन की दादी, धर्म से मुस्लिम है, लेकिन पूर्वी बोली से एवं नाच गाने से बड़ा प्रेम है। इफ्फन की अम्मी, जो कि गृहिणी है। इफ्फन के अब्बू, जो कचहरी में। बाजी, बाजी मतलब बड़ी बहन, ये इफ्फन की बड़ी बहन। और नुसरत, इफ्फन की छोटी बहन। टोपी, जिसका नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला। टोपी की माँ का नाम है राम दुलारी। टोपी की दादी का नाम है सुभद्रा देवी। मुन्नी बाबू टोपी का बड़ा भाई है। भैरव टोपी का छोटा भाई है और स्थान है लखनऊ। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी टोपी कहानी की शुरुआत करते हैं। राही मासूम रजा के द्वारा लिखी गई यह कहानी बचपन की बीती बातों को बताती है। बचपन में बच्चों को जहाँ से प्यार मिलता है वे वहीं रहना चाहते हैं। इस बात को लेखक ने बहुत ही आत्मीय रूप से लिखा है और उजागर किया। लेखक ने इस पाठ के प्रारंभ में ही बता दिया है कि वह इफ्फन की पूरी कहानी को नहीं बताएगा, बल्कि उतना ही सुनाएगा जितना कि टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। इफ्फन टोपी की कहानी का एक महत्वपूर्ण भाग है। इफ्फन के बिना टोपी की कहानी अधूरी है। इफ्फन और टोपी लेखक की कहानी के दो चरित्र हैं। इफ्फन की दादी भारत के पूर्वी क्षेत्र की रहने वाली है। 9 या 10 साल की थी जब उनकी शादी हुई और वे लखनऊ आ गई। परंतु जब तक वे जीवित थी तब तक वे वहीं की बोली बोलती रही। उन्हें उर्दू ससुराल की भाषा लगती थी। उन्होंने अपने मायके की भाषा को ही गले लगा करके रखा, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर ऐसा कोई भी नहीं था जो उनकी दिल की बात को समझता। क्योंकि उनकी शादी एक मौलवी के घर में थी। जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तब उनका मन गाने बजाने के लिए तड़पने लगा और उनकी शादी मौलवी से होने के कारण उनके घर में गाने बजाने नहीं हो सकते। वो बेचारी मन मसोस के रह गई। लेकिन इफ्फन के जन्म के छठे दिन, जिस दिन स्नान पूजा होती है, उस दिन उन्होंने जी भरकर उत्सव मनाया था। इफ्फन की दादी किसी मौलवी परिवार की बेटी नहीं थी, बल्कि वे जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाकर के बड़ी हुई थी, लेकिन लखनऊ आकर वे दही के लिए भी तरस गई। मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें सोचना पड़ता। जब भी वे मायके जाती तो वहां जी भरकर खाती, क्योंकि लखनऊ आकर के उन्हें मौलविन बन जाना पड़ता था। इफ्फन को अपनी दादी से बहुत प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन से भी था, परंतु दादी से जरा ज्यादा प्यार था। अम्मी कभी कभार डांट मार देती थी, इसी तरह बाजी भी कभी कभार डांट मार देती थी और अब्बू कभी कभार घर को ही न्यायालय बनाकर अपना फैसला सुना दिया करते। नुसरत को जब भी मौका मिलता तो वह कॉपी किताबों में चित्र बनाने लगती। बस एक दादी ही तो थी जिन्होंने कभी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। इफ्फन की दादी की बोली
टोपी को बहुत पसंद आया करती थी। उसे भी इफ़न की दादी की तरह बोलना अच्छा लगता था। इफ़न की दादी टोपी को अपनी माँ की पार्टी की दिखाई देती थी, अर्थात इफ़न की दादी और टोपी की माँ की बोली एक जैसी ही थी। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वह उनसे नफरत करता था। वह पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। टोपी को अपनी दादी और इफ़न के अब्बू की भाषा एक जैसे ही लगती थी। टोपी जब भी इफ़न के घर जाता था तो वह उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था। टोपी को इफ़न की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था। अमावट, जो कि पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत होती है, उसके जैसा लगता था। तिल के बने व्यंजनों की तरह उसे अच्छा लगता था। लेखक कहते हैं, इफ़न की दादी हमेशा एक सवाल पूछ करके ही बात की शुरुआत करती थी। तोरी अम्मा क्या कर रही? अर्थात तुम्हारी अम्मा क्या कर रही है? पहले तो टोपी को समझ नहीं आया कि अम्मा मतलब क्या होता है। फिर वह बाद में समझा कि अम्मा माता जी को कहते हैं। टोपी को यह अम्मा शब्द बहुत अच्छा लगा, जैसे कि गुड़ की डली को मुंह में डालकर उसका आनंद लेते हैं वैसा। और साथ में अम्मी, अब्बू, बाजी, ये शब्द भी उसे बहुत अच्छे लगे। एक बार की बात है, घर में बैंगन का भुर्ता बना था, जो कि टोपी को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। राम दुलारी अर्थात टोपी की माँ सबको भोजन परोस रही थी। तब टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। तभी सबने सुना, अम्मी। मेज पर जितने हाथ थे सब रुक गए। वे सभी लोग टोपी की ओर देखने लगे। टोपी की दादी ने उसी वक्त खाना छोड़ दिया और खाने की मेज से उठ गई। राम दुलारी ने फिर टोपी को बहुत मारा और एक ही बात को वह बार बार कह रही थी, इफ़न के घर जाएगा, इफ़न के घर जाएगा। तो हर बार टोपी हाँ ही कहता। मुन्नी बाबू और भैरव, जो कि टोपी के भाई थे, वे भी इस तमाशे को देख रहे थे। लेखक कहते हैं, जब टोपी की पिटाई हो रही थी, उसी समय मुन्नी बाबू ने एक बात और जोड़कर उसकी और ज्यादा पिटाई करवा दी। मुन्नी बाबू ने कहा कि टोपी को रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते देखा था। लेकिन सच्ची बात तो यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देखा था और मुन्नी बाबू ने टोपी को एक इकन्नी भी रिश्वत में दी थी, ताकि टोपी घर जाकर के यह बात किसी को ना बताए। उस दिन टोपी की इतनी ज्यादा पिटाई हो गई थी कि उसका सारा शरीर दुखने लगा था। दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया तो वहां पर इफ़न से मिला और उसने इफ़न को सारी बात बताई जो उसके साथ घर पे हुई थी। दोनों भूगोल शास्त्र की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे, क्योंकि टोपी बाहर फल के अलावा किसी भी चीजों को हाथ नहीं लगाता था। टोपी बहुत ही भोलेपन से इफ़न से कहता, क्यों ना हम अपनी दादी बदल लें। उसकी दादी इफ़न के घर और इफ़न की दादी उसके घर। टोपी कहता कि उसकी दादी की बोली तो इफ़न के परिवार की बोली की तरह है। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इफ़न कहता है, टोपी, यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसके अब्बू यह बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके अब्बू की अम्मा भी तो दादी ही है। जब टोपी और इफ़न दोनों बात कर रहे थे, तब उसी समय इफ़न का नौकर आया और खबर दी कि इफ़न की दादी का देहांत हो गया। शाम को जब वह घर गया तो वहां शांति थी। लोगों से घर खचाखच भरा हुआ था, परंतु इफ़न की दादी का ना होना उसे इस भीड़ में भी अकेला कर रहा था। उसके लिए तो पूरा घर खाली हो चुका था। टोपी को तो दादी का नाम भी नहीं मालूम था, परंतु उसका इफ़न की दादी से बहुत गहरा संबंध बन गया था, आत्मीयता का संबंध। दोनों अपने घर में अजनबी और भरे घर में अकेले थे, क्योंकि दोनों को ही उनके घर में समझने वाला कोई न था। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन दूर कर दिया। टोपी इफ़न को सहानुभूति देते हुए कहता, काश तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी की मृत्यु हो गई होती तो बहुत अच्छा होता। लेखक कहते हैं कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 1945 को यह कसम खाई कि अब वह ऐसे किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी में बदली हो जाती हो। बदली मतलब ट्रांसफर, या जिसे हम स्थानांतरण बोलते हैं। इसी दिन इफ़न के पिता मुरादाबाद चले गए। टोपी दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस कर ही रहा था, लेकिन इफ़न के जाने के बाद वह अब बहुत ज्यादा अकेला हो गया था, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़कों में से उसका कोई भी दोस्त न बन सका था। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था और गुड्डू जो था वह हमेशा अंग्रेजी में ही बात करता था। अब ना तो इफ़न था और ना ही इफ़न की दादी जो उसे समझ सके। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसके दुख दर्द को समझती थी। तो अब वह सीता के साथ ही समय गुजारने लगा। ठंड के दिन शुरू हो चुके थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। भैरव के लिए भी नया कोट बना, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट ही मिला।
वैसे कोट बिल्कुल नया ही था, क्योंकि जब वह बना था तब मुन्नी बाबू को वह पसंद नहीं आया था। टोपी ने उस कोट को उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। नौकरानी का बेटा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन नौकरानी को दी हुई चीजें वापस तो नहीं ले सकते। तो तय हुआ कि टोपी इस बार ठंड ही खाएगा। इस पर दादी और टोपी के बीच में बहुत बहस हुई थी। दादी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। जब टोपी को उसकी माँ ने दादी माँ को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा, तब उनकी बूढ़ी नौकरानी सीता टोपी को समझाने लगी कि अब वह 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, उसे दादी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुंचना इतना आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल तो टोपी फेल हो गया था, पर वह पढ़ाई में तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी वह पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू कोई ना कोई काम उसे बता देते, और कुछ काम माँ बता देती जो कि नौकरों से नहीं करवाए जा सकते थे। और यदि ये सारी चीजें ना होती तो छोटा भाई भैरव वह कॉपियों के पन्ने फाड़ फाड़ करके हवाई जहाज बना करके उड़ा देता। यह तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल टोपी को टाइफाइड हो गया, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया और फेल हो गया। तीसरे साल पास तो हुआ, परंतु थर्ड डिवीजन कलंक के टीके के समान उसके माथे से चिपक गया, क्योंकि टोपी के बड़े भाई मुन्नी बाबू और छोटा भाई भैरव दोनों ही पढ़ने में बड़े होशियार थे और प्रथम आते थे। मुन्नी बाबू ने इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और भैरव ने 6वीं क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। टोपी के सभी दोस्त 10वीं में थे और वह 9वीं में रह गया, लेकिन अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों से उसकी दोस्ती नहीं थी। वह जब भी कक्षा में बैठता उसे बड़ा अजीब लगता। टोपी ने इस साल किसी न किसी तरह तो इस कक्षा को झेल लिया था, लेकिन सन 51 में उसे दोबारा से 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा तो बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह वह एक ही जगह पर बैठा रहता था, किसी से कोई बात नहीं करता था, क्योंकि 10वीं के उसके सारे दोस्त भी आगे बढ़ चुके थे। जो विद्यार्थी सन 49 में 8वीं कक्षा में थे, अब वे 10वीं कक्षा में पहुंच चुके थे, और जो 49 में कक्षा 7वीं में थे, अब वह टोपी के साथ हो गए थे। उन सभी के बीच अब टोपी अच्छा खासा बूढ़ा सा दिखाई देने लगा था। वही जो कक्षा का सबसे तेज लड़का था, एक बार उसने पूछ ही लिया कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है, उसे तो 8वीं कक्षा के लड़कों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। वे लोग तो आगे 10वीं कक्षा में निकल जाएंगे, 9वीं कक्षा में पिछली कक्षा के बच्चे ही आने वाले हैं। यह बात टोपी को बहुत बुरी लगी। उसे ऐसा लगा जैसे यह बात उसके दिल के आर पार हो गई हो। तब टोपी ने उसी समय कसम खाई कि अब उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, अब वह इस कक्षा से पास होकर के ही निकलेगा। परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ गए। टोपी के पिता डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले, वे चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। अब जिस घर में चुनाव में लड़ने के लिए कोई खड़ा होता है, उस घर का माहौल ही अलग होता है। हमेशा ही कोई ना कोई आने जाने वाला लगा रहता है। ऐसे में टोपी का पढ़ना मुश्किल हो रहा था। परंतु जब टोपी के पिता चुनाव हार गए, तब घर में कुछ शांति हुई और टोपी ने देखा कि अब उसकी परीक्षा के लिए बहुत समय नहीं है, तो वह पढ़ाई करने में जुट गया। परंतु जैसा वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था, वैसे में कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकता था, इसलिए टोपी का पास हो जाना ही बहुत था। टोपी के 2 साल एक कक्षा में रहने के बाद जब वह पास हुआ, तो उसकी दादी ने कहा, वाह, टोपी को भगवान नजरबंद से बचाए, अच्छी रफ्तार पकड़ी है, तीसरे साल पास हुआ, वो भी तीसरी श्रेणी में। चलो पास तो हो गया। परंतु लेखक कहते हैं कि टोपी की भी परेशानी सबको समझनी चाहिए। वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरे साल भी कितनी मुश्किलों से वह 3rd डिवीजन में पास हो पाया। तो बच्चों, हमने यहाँ पर इफ़न और टोपी की कहानी को पढ़ा, जो कि बहुत ही मार्मिक थी, जहाँ पर इफ़न की दादी और टोपी की दादी की बात आई है, और टोपी इफ़न की दादी को बहुत पसंद करता था और साथ में इफ़न से भी उसका दोस्ती का अटूट रिश्ता था। लेकिन इफ़न के जाने के बाद वह अकेला ही पड़ गया था और उसने किस तरह से अपनी परीक्षाओं को पास किया, यह भी हमने देखा। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों को भी हम देख लेते हैं। करबला। करबला का अर्थ है इस्लाम का एक पवित्र स्थान। छठी, जन्म के छठे दिन का पूजन या उत्सव। जब कोई बच्चा या बच्ची होते हैं, जब वो 6 दिन का हो जाता है, तो उसके लिए जो पूजा रखी जाती है उसे छठी कहते हैं। कस्टोडियन, जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक न हो, उसका संरक्षण करने वाला विभाग है। अलबना। अलबना का अर्थ है
बल्कि। तिलवा, तिलवा का अर्थ है तिल के बने व्यंजन। फिर दुर्गति, दुर्गति का अर्थ है बुरी हालत। कुटाई, कुटाई का अर्थ है पिटाई। कबाबची, कबाबची का अर्थ है कबाब बनाने वाला। कुर्सा, कुर्सा का अर्थ है सांत्वना देना। दांज, दांज का अर्थ है बराबरी। टर्रा, टर्रा का अर्थ है जबान लड़ा। गाउदी, गाउदी का अर्थ है बुद्धू या बुद्ध। नजरेबद, नजरेबद का अर्थ है बुरी नजर। बच्चों, मैंने आपको टोपी शुक्ला पाठ का सारांश समझाया है। यदि इस सारांश में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। जहां कहीं पर भी दिक्कत होगी मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।